हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में आज कक्षा 9th की केमिस्ट्री या जो भी बच्चे केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये क्लास एकदम बेसिक से होगी, आपको एकदम बेसिक से लर्न कराया जाएगा। केमिस्ट्री के जो भी बेसिक्स होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, उनको सीखते हुए आप पूरी तरह से अगर हर चीज सीखेंगे स्टेप वाइज, हर वीडियो को देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री में कभी भी होल लाइफ कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 12th के बाद डायरेक्ट आप कंपटीशन में बैठिए, आप सारी केमिस्ट्री को चट कर जाएंगे, सब उड़ा देंगे। नहीं, वो 4 साल पहले से ही आपकी स्ट्रेटजी चालू हो जाती है, वो बेस बनाने की चालू हो जाती है। तो बेस अगर आपका कंप्लीट होगा तो कोई भी सब्जेक्ट में आपकी जो रुचि होगी और आपका जो अप्रोच होगा वो ज्यादा कन्फर्म होगा, ज्यादा अच्छा होगा, आप ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। केमिस्ट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं एकदम बिगिनिंग से। जो भी बच्चों को केमिस्ट्री एकदम नहीं आती है वो इन वीडियो को अगर फॉलो करेंगे तो उनको 100% केमिस्ट्री आएगी। अब देखें, हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में पहली चीजें जो होती हैं वो हमको जो एलिमेंट होते हैं उनके नाम मालूम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स कितने होते हैं तो आप जो शुरू के 30 एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान से लेके जिंक तक, ये जितने भी 30 एलिमेंट हैं इनके नाम, इनके संकेत और इनके एटॉमिक नंबर आपको मालूम होने चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि सारे बच्चों को इनके नाम, इनके संकेत और इनके एटॉमिक नंबर मालूम होते हैं। अगर नहीं भी मालूम होते हैं तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो सारी किताबों में जो शुरू के 30 एलिमेंट होंगे उनके नाम दिए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को अगर हम लोग सीख लेते हैं तो फिर हमारा आता है कि हम लोग केमिस्ट्री में इन्वॉल्व क्या करते हैं, कैसे हम रिलेट करते हैं केमिस्ट्री को। एक जो हमारा अगर कोई यौगिक है वो मान लीजिए कि द्रव्य अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो उसको अगर हमको ग्राम में निकालना है, अगर वो लीटर में दिया गया और हमको उसकी मात्रा ग्राम में निकालनी है, इसका मतलब अगर उसका जो अवस्था है वो लिक्विड है और उसकी मात्रा आपको बतानी है सॉलिड में, तो फिर कैसे आप निकालेंगे। अगर कोई मान लीजिए एलिमेंट है वो आपका सॉलिड फॉर्म में दिया गया है और आपको उसको लिक्विड में निकालना है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, उसकी मात्रा लिक्विड में कितनी होगी या गैस में उसकी मात्रा कितनी होगी। यह जो चीज होती है वह केमिस्ट्री में बड़ी बेसिक चीज होती है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है मोल कॉन्सेप्ट से। तो आज हम लोग मोल पढ़ते हैं। मोल के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम मूलक कैसे जानते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कैसे जानते हैं। तो आज हम लोग पहली जो चैप्टर पढ़ते हैं बेसिक्स में वह मोल पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा मैटर होता है, द्रव्य जो होता है मैटर, द्रव्य, ये 3 स्टेज में जनरली पाया जाता है। जनरली 3 स्टेज में, चौथी भी स्टेज होती है, अन्य भी स्टेजें होती हैं, चौथी स्टेज प्लाज्मा होती है। जनरली 3 स्टेट में होता है ये। एक तो इसको सॉलिड कहते हो आप, जिसे ठोस बोल रहे हो, और एक स्टेज इसकी आती है लिक्विड, जिसे आप द्रव बोलेंगे, और एक आती है आपकी गैस, जिसे आप गैस ही बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की अवस्था जनरली पाई जाती है मैटर की। ठीक है, अगर हम अवस्था के परिवर्तन की बात करें तो अवस्था का परिवर्तन जो होता है वो एक क्रम से होता है। अगर आप अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड से चेंज होगा गैस में। फिर अगर आप उल्टा करेंगे तो गैस से चेंज होगा लिक्विड में, फिर लिक्विड से चेंज होगा सॉलिड में। ठीक है, अब इनके नाम होते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा, फिर लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए और गर्म करना पड़ेगा। अगर आप सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए तो आपको हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने पर लेफ्ट से राइट की अवस्था चेंज होगी। मतलब अगर सॉलिड से गैस की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको गर्म करना पड़ेगा। सॉलिड को गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, द्रव हो जाएगा। फिर द्रव को और गर्म करोगे तो उसकी वाष्प बन जाएगी, गैस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा आएंगे, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड,
तो आपको यहां ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने जान ली कि द्रव्य जो होता है हमारा मैटर, मैटर जनरली तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस ना। सॉलिड जो होगा, सॉलिड को ठोस कहते हैं, लिक्विड जो होगा इसको द्रव कहते हैं, और गैस जो होता है इसे गैस ही कहते हैं। अब हम लोगों ने कहा कि द्रव्य एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन भी होता है द्रव्य का, तो वह परिवर्तन क्या होगा कि क्रम से होगा। अगर ठोस का परिवर्तन होना है तो द्रव में होगा, फिर द्रव से गैस में होगा, गैस का द्रव में होगा, फिर द्रव का गैस में होगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शन केवल ऊर्ध्वपातन क्रिया है, जहां पर कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे नवसादर और कपूर, जो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, उनके बीच की लिक्विड अवस्था नहीं आती है। ठीक है, तो इसका एक विशेष नाम होता है इन प्रोसेस का। इन प्रोसेस को हम लोग सीख लेते हैं और इनके विशेष नाम की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें कि जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य में जो ये आपके प्रकार हो गए, तीन प्रकार के जनरली द्रव्य हो गए, एक तो सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टी हो गई, वो प्रॉपर्टी उनके गुणों पर निर्भर करेगी। ठीक है, और उनके गुण की बात जो है वो हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने ये अवस्था परिवर्तन की बात की, ये अवस्था परिवर्तन की भी बात आगे हम चार्ट से करेंगे, या यही कर लेते हैं अवस्था परिवर्तन की बात। तो एक देखिए आपका सॉलिड हो गया, इसके बाद हम लोग मोल की बात कर लेते हैं, ठोस जिसको कहते हो आप, और एक आपका लिक्विड हो गया बेटा, जिसे आप द्रव कह रहे हो, और एक आपका गैस हो गया, जिसे आप गैस ही कह रहे हो। ये द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं। अब अगर सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, फिर लिक्विड से हम चेंज कर सकते हैं द्रव्य को गैस में। अब गैस से अगर हमको चेंज करना होगा तो हम द्रव में लाएंगे, और द्रव से चेंज करना होगा फिर सॉलिड में लाएंगे। अगर हमको सॉलिड से द्रव बनाना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, गर्म करना पड़ेगा, यहां गर्म करने पर। ठीक है, और इधर क्या होगा, लिक्विड से गैस बनाना होगा, फिर हमको गर्म करना होगा, गर्म करने पर। लेकिन अगर हमको गैस से लिक्विड बनाना होगा तो हमको ठंडा करना पड़ेगा, उल्टा चल रहा है, ठंडा करने पर, ठंडा करने पर। अगर लिक्विड से हमको फिर ठोस बनाना होगा तो इसको भी हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये आएगा ठंडा करने पर। ठीक है, अब इन क्रियाओं का विशेष नाम होता है, जैसे ठोस से द्रव बनाना, ये कहलाता है गलन, इस क्रिया को कहते हैं गलन। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं गलन। ठीक, और लिक्विड से द्रव से गैस बनाना, इस क्रिया को कहते हैं बेटा क्वथन, क्वथन। ठीक है, अब गैस से लिक्विड बनाना, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन, संघनन। ठीक है, और द्रव से ठोस बनाना, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बेटा हिमन, हिमन। ठीक है, संघनन या इसी को द्रवण भी बोलते हैं, इसी को द्रवण भी बोलते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषाएं भी हो सकती हैं, परिभाषाएं आप लिखेंगे, जैसे आपको गलन की परिभाषा लिखनी हो, क्वथन की परिभाषा लिखनी हो, संघनन की परिभाषा या द्रवण की परिभाषा लिखनी हो, या हिमन की परिभाषा लिखनी हो, तो आप यहां से लिख सकते हैं। जैसे आपको गलन लिखना हो तो गलन की परिभाषा में आप बताएंगे कि वह विशेष क्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव्य ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे गलन कहते हैं। ठीक है,
अगर आपको हिमन की बात कहें तो आप कहेंगे कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव्य द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमन कहते हैं। अगर आपको संघनन या द्रवण की परिभाषा लिखनी हो तो आप कहेंगे कि वह क्रिया, वह विशेष क्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव्य गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे द्रवण या संघनन कहते हैं। क्वथन की परिभाषा अगर आपसे कही जाए तो आप कहेंगे कि वह विशेष क्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव्य द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथन कहते हैं। ठीक है। अब इसका टेम्परेचर होता है बेटा, ये जो क्रियाएं होती हैं ये निश्चित टेम्परेचर पे होती हैं, उसका भी नाम होता है कि यह गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उस ताप को कहते हैं बेटा गलनांक। और ये हिमन की क्रिया जिस ताप पर होती है उस निश्चित ताप को कहते हैं हिमांक। और क्वथन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे कहते हैं क्वथनांक। और संघनन या द्रवण की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे कहते हैं द्रवणांक। उसे द्रवणांक कहा जाता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये क्रियाएं निश्चित ताप पर होती हैं। उन निश्चित ताप का नाम भी होता है गलनांक, क्वथनांक, हिमांक और द्रवणांक। गलनांक जो होता है बेटा ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक भी जो होता है यह भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन प्रोसेस उल्टी है, दोनों टेम्परेचर सेम है। मतलब जिस टेम्परेचर पर गलनांक की क्रिया संपन्न होती है उसी टेम्परेचर पे हिमांक की भी उसी टेम्परेचर पे हिमांक की भी क्रिया होता है, हिमांक भी होता है, हिमन की भी क्रिया होती है। लेकिन हिमांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव्य द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा होता है और गलनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा होता है। इसी तरह क्वथनांक जो है बेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है और द्रवणांक भी जो है आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है कि मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है तो द्रव्य की अवस्था गैस होती है और उस टेम्परेचर को जब आप कम करना चालू करोगे तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा वैसे ही वह द्रव्य अपना अवस्था परिवर्तन करेगा। अब वह गैस अवस्था से लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। फिर आप उसको टेम्परेचर को ठंडा करते जाओगे तो जब वह 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो फिर वह अपना अवस्था परिवर्तन करेगा, फिर वह लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अवस्था परिवर्तन द्रव्य का कैसे होता है। ठीक है। तो पहला जो हम लोगों का वीडियो रहा तो इसमें आज हम लोगों ने अवस्था परिवर्तन ही सीखा। अब अगले वीडियो में हम लोग मोल की बात करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।